अजीज़ दोस्तों, सलाम भाई के घर आज हम सब मिले हैं और सलाम भाई से मिलना भी चाहते थे, सलाम भाई को देखना भी चाहते थे, सलाम भाई से बातचीत करना भी चाहते थे। और इस सब के दरमियान हवाला बनी हमारे अनवर मिर्ज़ा की किताब शाम-ए ग़रीबा, जो इनके मुख्तसर अफ़सानों का या अफ़सानचों का सही मानों में पहला कलेक्शन है। तो अनवर मिर्ज़ा का भी ये इसरार था, चूँकि ये किताब भी उन्होंने सलाम भाई के नाम की है कि सलाम भाई से मिलें, सलाम भाई के सामने इस किताब पर हमारे जो बम्बई के अहबाब हैं वो भी इस पर तबादला ख्याल करें। तो मैं अनवर मिर्ज़ा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर जब से हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया तो हमारे जो सीनियर्स थे, जिनमें बिलाशुबा सलाम बिन रज़ाक, निदा फाज़ली, अनवर कमर, अनवर ख़ान, साजिद रशीद, मुश्ताक मोमिन, तो एक बड़ा क्रिएटिव सर्कल हमारे सामने था, जिनके साथ हम जिनकी महफ़िलों में हम जाकर बैठते थे और लिखना पढ़ना और अदब पर जो बहस होती थी, बिलखुसूस फ़िक्शन पर जो गुफ्तगू होती थी या फ़िक्शन के मंजरनामे पर जो बहस होती थी, जो इख्तिलाफ़ात होते थे, उनको इन तमाम लोगों के दरमियान हमने सुना है और जो कुछ सीखा है वो इन्हीं महफ़िलों में सीखा है। तो उन महफ़िलों का एक हिस्सा हमारे अनवर मिर्ज़ा भी रहे हैं और बुनियादी तौर पे वो सहाफ़ी रहे हैं। साजिद रशीद के साथ उनका एक ताल्लुक़ था, एक क़ुर्बत थी। तो लिखना पढ़ना बहुत पहले से फ़िक्शन की तरफ उनका रुझान था। मीम नाग के भी वो करीबी दोस्तों में से थे और जब भी हम मीरा रोड पर भी बैठते थे तो मैं अनवर साहब मीम नाग आ जाते थे, कभी कुछ और अहबाब आ जाते थे। तो अदब पर एक जो संजीदा डिस्कोर्स, जो मुंबई की रिवायत है, जो हमने हमारे बुज़ुर्गों से कैरी ऑन की है, अनवर मिर्ज़ा भी उसका हिस्सा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। हालांकि दुख भी है कि ये किताब मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 साल पहले शाया होनी चाहिए थी। जो मिर्ज़ा का जो कहानियों का पोटेंशल है, जो आप इस कलेक्शन में देखेंगे और जो इनका एक फ़ितरी इनकी निस्बत थी पूरे फ़िक्शन के डिस्कोर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि उनकी ये किताब और पहले आती और आज हम उनकी दूसरी तीसरी किताब पर बात कर रहे होते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कुछ चीज़ें देर होती हैं और उसका भी कोई ना कोई उसका सबब होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये किताब अब हमारे पास है और हम इसको पढ़ रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं। तो और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे उम्मीद रखता हूँ। इस किताब में मैंने जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात फील की है, इन्होंने ये मुख्तसर तरीन कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इनकी प्रोज़ में एक जो गहराई है वो नावल में खुल सकती है। उसको आप उसका ज़्यादा बेहतर उसकी जो तोसी है वो नावल के आर्ट के लिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इन्हें मशवरा दिया है कि इन्हें अफ़साने लिखने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना अफ़साना लिखता है, ना नॉवेलेट लिखता है, नावल लिखता है। वो शायद बहुत ही ज़्यादा फ्लैश फिक्शन वगैरह के लिए अपने आप को ज़्यादा सूटेबल समझता है या उसे ऐसा लगता है कि उसकी क्रिएटिव पोटेंशियलिटी वही है। दिस मे बी अ केस विद अनवर मिर्ज़ा और शायद इसीलिए इन्होंने लॉन्ग फिक्शन या नॉवेलेट और नावल की तरफ अब तक तवज्जो नहीं दी है। लेकिन फ्लैश फिक्शन के साथ मुझे लगता है कि अगर हम शॉर्ट फिक्शन और नॉवेलेट या नावल की तरफ भी जब तवज्जो दें तो हम अपनी पोटेंशियल को एटलीस्ट खुद दरियाफ्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस तमन्ना के साथ और उस नेक ख्वाहिश के साथ के आने वाले 1-2 बरसों में हम अनवर मिर्ज़ा का नावल भी पढ़ेंगे। यहाँ तो हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में नावल का जिस तरह से डिस्कोर्स सामने आया है, जो डिबेट सामने आया है, तो एक तरह से जो अटेंशन भी उर्दू नावल को मिला है, उर्दू नावल की जिस तरह से तराजिम में डिमांड है मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़बानों में और गैर मुल्की ज़बानों में, उसको देखते देखते वो लोग भी नावल निगार हो गए जो 60 साल तक जो है शायर थे। तो जब ये है तो आप तो बाकायदा आपने फ़िक्शन लिखा है, फ़िक्शन पढ़े हैं, फ़िक्शन आपके रगोपे में है, तो मुझे लगता है कि आपका नावल आएगा तो डेफिनेटली हम सबको पढ़कर खुशी होगी। तो ये इस मुख्तसर सी इब्तिदा के साथ अब मैं मुख्तार से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बाकायदा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। और सलाम भाई, ये आपके हाथों इस किताब की एक तरह से रूनुमाई भी होगी। हाँ, पहले रूनुमाई। आपका मोबाइल मेरा कैमरा अच्छा खड़े हो बैठ के नहीं, तस्वीर खड़े हो गई क्या? अनवर भाई
अनुरे थोड़ा ऊपर देखो ना, अनुरे थोड़ा। लाल भाई बस हो गया। जस्ट थोड़ा हाँ, पहले अनवर भाई से पढ़वा लेते हैं एंड देन ये कुछ का दो तीन कागज पढ़ो। हाँ एक एक कुछ पढ़ दे, कागज पढ़ दे, कागज। नहीं लेकिन दोस्तों आदाब। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सलाम भाई के दौलत कदे पर तशरीफ़ लाए हैं। मुंबई के सभी अहबाब हिंदुस्तान में अगर अदब के मैं तारीख देख रहा था तो दो बड़े अहम मरकज़ रहे जो बड़े फ़ाल रहे। एक दक्कन में हैदराबाद और दूसरा बम्बई। तो इसकी बड़ी तारीखी एक रिवायत रही है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान में जिस तरह के एक्टिविटीज़ और जिस तरह की फ़ाल मिलना, मीटिंगें, अदबी बहसें और वो सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। तरक्की पसंद तहरीक आई, उसके बाद उस दौरान भी काफ़ी चलता रहा। उसके बाद में बाकर मेहदी और फिर जो बात की जो फहरिस्त आती है सलाम मिर्ज़ा का, अनवर कमर, याकूब राही, ये लोगों ने भी उस सिलसिले को जारी रखा। साजिद रशीद तक ये सिलसिला आता है और उसी की कड़ी को जोड़ते हुए हम देख रहे हैं आज हमारे दरमियान सलाम बिन रज़ाक है और वही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसी तरह की रिवायत, हालांकि उसमें उस तरह की गर्मजोशी और उसमें कमी आई, लेकिन फिर भी ये रिवायत मुंबई में अभी भी बाकी है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अनवर मिर्ज़ा की किताब का आज इजरा हो रहा है, शाम गरिमा किताब का। और सलाम भाई के हाथों आपने देखा कि इस किताब का इजरा हुआ, तो हम इस किताब पर भी गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हम दो तीन इसमें से छोटी कहानियाँ पढ़ी जाएगी। पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुद राइटर अनवर मिर्ज़ा अपनी कहानी, कोई पसंदीदा कहानी, जो भी कहानी वो सुनाना चाहे वो कहानी सुने और उसके बाद में और भी कुछ कहानियाँ पढ़ी जाएगी और उस पर गुफ्तगू हम लोग करेंगे बारी। अनवर मिर्ज़ा साहब। इस मुख्तसर कहानी का उन्वान है सामान। इस लॉकडाउन में तो अपनी जिद छोड़ दीजिए अब्बा, वरना भूख को मरने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है। अब इस दाल रोटी के बीच में ईमान कहाँ से आ गया? आटा, चावल, तेल, नमक का कोई मजहब नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है कि ये सब कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? इस्लाम खान को फर्क पड़ता है। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में रामानंद की दुकान से कोई सामान नहीं आएगा। बात जिद की नहीं, उसूल की है। उफ, तुम्हारे ये उसूल, ये आदर्श, इनसे दो वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। मेरे जहन में एक फिल्मी मुकलमा गूंजा, मगर मैं खामोश ही रहा। अब्बा के सामने फिल्मों का जिक्र भी ममनू था। नाकाबंदी से सील किए गए इस इलाके में सिर्फ एक ही किराना स्टोर था, रामानंद का, मगर हमारे लिए एक तरह से वो भी बंद ही था। शामत आमाल ये स्टोर हमारी बिल्डिंग के नीचे ही था, मगर हमने उसके दुकान से कभी कुछ नहीं खरीदा। आते जाते रामानंद से अक्सर सामना हो जाता। हमारे दरमियान अजनबियत और बेगानगी का रिश्ता था। एक दूसरे को देखते ही नज़र बचाकर निकल जाते। मगर लॉकडाउन के दौर में ज़िंदगी के माने बदल गए थे और आज तो पूरे घर में इंसान को चांद में नज़र आती है रोटियां जैसी कैफियत थी। तभी बेल बजी, दरवाज़ा खोला तो आंखों पर यकीन नहीं आया। झिझकता हुआ सा रामानंद सामने खड़ा था। मैंने इकलाकन घर में बुला लिया। उसके पीछे टोपी पहने एक लड़का भी अंदर आ गया। उसके दोनों हाथों में ढेरों राशन था। ये कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ, अब्बा को देखकर झिझकते हुए रामानंद ने कहा। यह सामान मेरी दुकान का नहीं है खान साहब, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया।
इब्राहिम भाई की दुकान से मंगवाया है। अब्बा कुछ हैरत ज़दा, कुछ शर्मिंदा से नजर आए। फिर शिद्दत जज्बात से उनकी आंखें भर आईं। रामानंद के करीब जाकर मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया और रो पड़े। शुक्रिया रामानंद, मगर मैं ये सामान नहीं ले सकता। रामानंद ने हैरत से उन्हें देखा। ये सारा सामान तुम अपनी दुकान से लेकर आओ। ये सुनकर रामानंद रो पड़ा। बहुत अच्छे। दोस्तों, अभी आपने छोटा सा मुख्तसर सा अफसाना सामान सुना, और हम सब लोग कोरोना पीरियड से हम लोग वाकिफ़ है और उससे गुज़रे हैं। तो अनवर मिर्ज़ा के यहाँ पर इस तरह से उसे हम कहते हैं अफसानचा, तो इनके यहाँ जुमले भी बहुत इख्तिसार से वो काम लेते हैं, बहुत इशारों में बात करते हैं। और मैं देखता हूँ उनकी कहानियाँ जब हमने पढ़ी तो उसमें मंजर निगारी भी नहीं रहती है, वो कारी पर छोड़ देते हैं कि कारी तय करे, कारी अपना मंजर खुद बनाए। तो आपने अभी सामान अफसाना सुना, हम इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मैं वकार कादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी कुछ अपनी पसंद की कुछ एक दो कहानियाँ जो भी आप सुनाना चाहें। वकार कादरी। मैंने अनवर भाई की सारी कहानियाँ पढ़ी, मुझे यानी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छा अंदाज़ है उनका क्या। और ख़ास तौर पर ये कहानियाँ तो अच्छी, इन्होंने जो प्रीफेस लिखा है अर्ज़ अव्वल या जो भी उर्फ़ अव्वल जो लिखा है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है कि मुझे नहीं मालूम था कि अनवर भाई इतना अच्छा बयान कर सकते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कहानियों के अलावा वो अपनी याददाश्तों को भी लिखे, क्योंकि इतनी अच्छी अनवर कमर और साजिद रशीद के साथ उनके अपने जो मरासिम थे उनको इतनी खूबसूरती से उन्होंने अर्ज़ उर्फ़ अव्वल में पेश किया है कि बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। और अफसाने तो खैर हम लोग जब शमा ने भी मंटो के वो शमा ने भी एक मुख्तसर का एक ही सफ़े में मुख्तसर कहानी ऐसा एक सिलसिला शुरू किया था, तब से ये मुख्तसर कहानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज पा गई। और फिर तो खैर हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहानियाँ, रूमी और शमा में बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी गई, मुख्तसर कहानियाँ। ये मैं एक कहानी अनवर भाई की जो मुझे बहुत पसंद है, सादिक, मैं सुनाता हूँ। स्कूल गेट पर मुंतज़िर अपने बेटे शाहिद को बाइक पर बिठाकर मैं रमज़ान बाज़ार में दाखिल हो गया। सलाम अलैकुम ज़मीर भाई। वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई। दूसरे अशरे में रमज़ान की रौनकें उरूज पर थीं। कारपोरेशन के आर्जी मुलाजिम की हैसियत से मैं फुटपाथ पर लगी दुकानों की रसीद काट रहा था। रसीद देखकर ज़मीर चौंका। 100 रुपये? ये क्या सादिक भाई, सीधा डबल? कायदा कानून का जेरोक्स मैं थोड़ी निकालता हूँ। अपन तो हुक्म के बंदे हैं, कारपोरेशन जो बोले वो सही। मगर कल तक तो डेली टैक्स 50 रुपये था। अभी रोज़े रमज़ान में दिमाग मत तपा ज़मीर, 100 रुपया निकाल। मैं हर दुकान से 100 रुपये वसूलता और रसीद काटता घर की तरफ चला। बाइक पर पीछे बैठे शाहिद ने सवाल किया, डैडी ये तो जुल्म है गरीबों पर। अरे काय के गरीब, लाखों कमाते हैं रमज़ान में, तेरे को क्या लगता है रमज़ान की बरकतों पर हमारा कोई हक नहीं है? मतलब आपने इतने सारी दुकान वालों से झूठ बोलकर डबल टैक्स लिया है। हाँ तो क्या हुआ, आजकल तो मौका देख कर चौका मारे वो सचिन। डैडी 1 मिनट रुको, अब क्या हुआ? मैंने बाइक रोकते हुए पूछा। मैं आपके लिए पानी की बोतल ले आता। पानी की बोतल? पागल है क्या? तुझे पता नहीं मैं रोजे से हूँ? आपका रोजा तो रमजान बाजार में टूट गया। क्या 50 रुपये के लिए आपने 50 झूठ बोले, रोजा बचा ही कहाँ है? बात समझते ही मैं निदामत और पशनामई से गिर गया। शाहिद बोतल ले आया। ये लो डैडी, अगर झूठ बोलने से रोजा नहीं टूटता तो पानी पीने से भी नहीं टूटेगा। मुझे यूं लगा जैसे ये चुल्लू भर पानी है, आंखें भर आईं। मैं सोच में पड़ गया कि बेटे को स्कूल भेजकर सही किया या गलत। चल बैठ, मैंने शाहिद को बाइक पर बैठने का इशारा किया। मैं रमज़ान बाजार की तरफ वापस जा रहा था। ये लो ज़मीर भाई, ये कल की रसीद है, कल 1 रुपये भी नहीं देने का। ये क्या सीन है सादिक भाई, सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, सादिक झूठ नहीं बोलता। बेटे ने बताया सादिक मतलब सच्चा। बाइक पर पीछे बैठा शाहिद मुस्कुरा रहा था। आई लव यू डैडी। बाइक स्कूल के सामने से गुजरी तो मैंने कहा, बेटा तेरा स्कूल बहुत अच्छा है, नहीं क्या? अच्छा बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। एक और कहानी अगर इजाज़त दें। हाँ, एक जनाब और। सदर।
ये कहानी भी मुझे अच्छी लगी, ब्लैक बॉक्स। ऑरेंज सिटी में दरस व तदरीस से वाबस्ता खट्टी मीठी ज़िंदगी मेरे नॉन ग्रांटेड स्कूल की तरफ चल रही थी। कल रात के एक साथ 2 हादसे हुए। उधर मुसाफिर हवाई जहाज़ शहर के एक स्कूल पर गिर गया, हाल और मुस्तकबिल एक साथ तबाह हो गए। इधर वज़ीर तालीम के पीए ने मुझे फ़ोन किया, आपके स्कूल की ग्रांट मिनटों में मंजूर हो जाएगी, बस अपना स्कूल सदर बाजार से कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। स्कूल की कीमत भी मिलेगी, नई ज़मीन के कागजात कबूल कर लें। टीवी पर तबाहशुदा स्कूल का मंजर बार बार दिखाया जा रहा था। मेरे जहन में मेडे आवाज़ गूंज रही थी। सुबह इसी कश्मकश में मैं क्लासरूम पहुंचा। बच्चों क्या तुम जानते हो हवाई जहाज़ में जो मौजूद ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? कुछ बच्चे मुस्कुराए, कुछ हंसने लगे। ब्लैक बॉक्स तो ब्लैक मतलब काले रंग का ही होगा ना सर। सवाल पूछने का मकसद यही है कि ऐसा नहीं है। हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है सर। अचानक आखिरी सीट बेंच के बच्चे सादिक ने खड़े होकर कहा। ये सुनते ही क्लास में कहकहे गूंजने लगे। खामोश, मैंने तारीफी नज़रों से उस बच्चे को देखा। सादिक की बात बिल्कुल सच है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग ऑरेंज यानी नारंगी होता है। इसमें हादसे से कब्ल की तमाम बातें और आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। हवाई हादसे के बाद उस शोख रंग के सबब ब्लैक बॉक्स को ढूंढना आसान होता है। उसी वक्त एक मुलाजिम आया, मास्टर साहब आपके लिए ये पार्सल आया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। मैंने देखा मुलाजिम के हाथ में एक ऑरेंज बॉक्स था। ऐसा लगा बॉक्स का रंग तेज़ी से बदल रहा है। स्कूल पर जहाज़ गिरने का मंजर मेरी आंखों के सामने फ्लैश हुआ, मगर एक असली ब्लैक बॉक्स आउट ऑफ फैशन ब्लैकबेरी मोबाइल मेरी जेब में भी था, जिसमें कल रात की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड थी। बस फैसला करना था कि हाथ किस बॉक्स की तरफ बढ़ाना है। अनवर भाई की ये दोनों कहानियाँ मुझे मतलब और बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ने के लिए कहा गया तो मैंने ये 2 कहानियाँ पसंद की। दोस्तों आपने 3 मुख्तसर अफसाने यहाँ पर सुने, तो आइए गुफ्तगू का हम लोग इस पर सिलसिला शुरू करेंगे। मैं एक बार जो सामईन यहाँ पर है उनका भी तारुफ करा दूँ। हम लोग यहाँ न्यू बॉम्बे उल्वे में आए हैं। सलामी रज़ाक साहब के घर हम सब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, और बम्बई के अतराफ़ से सभी साथी इकट्ठा होकर वकार साहब ने इनिशिएटिव लिया, और इस मौके को गनीमत जानते हुए अनवर मिर्ज़ा की किताब का आज इजरा भी हुआ। सो यहाँ पर देखिए अनवर मिर्ज़ा साहब है जिनकी किताब है। सलाम बिन रज़ाक साहब यहाँ बैठे हैं, कासिम नदीम साहब, रहमान अब्बास जिन्होंने तारुफी कलमात पहले कहें, मुख्तार खान मैं आपसे मुखातिब हूँ, इश्तियाक सईद साहब है जो मीरा रोड से हमारे साथ आए हैं, वकार कादरी साहब यहाँ पर है जिन्होंने बड़ी अच्छी आवाज़ में कनकती आवाज़ में 2 अफसाने सुनाए, और मोहतरमा मुनीरा सूरती साहबा यहाँ पर है, और असलम परवेज़ साहब हैं, और आज कैमरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी निभा रहे हैं शादाब रशीद। शादाब रशीद आप भी सामने आइए। ठीक है, शादाब रशीद को भी आप लोग सुनेंगे। दोस्तों जैसे रहमान अब्बास ने शुरुआत में कहा था कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अदब को लेकर एक तरह की मायूसी नज़र आती है माशरे में, लेकिन साथ साथ में जिस तरह से तकनीक और टेक्नोलॉजी एक्सपांशन उसका हो रहा है, तो बहुत सारे नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। जैसे रहमान ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि अब किसी भी ज़बान का अदब सिर्फ उसी ज़बान तक महदूद नहीं है, बड़ी तेज़ी से उसे हम फैला सकते हैं, दूसरी ज़बानों में भी जा सकते हैं। अभी हाल ही में रहमान का नावल हिंदी में आया है वाणी प्रकाशन से, कौन सा नाम? रोज़िन नावल अभी आया है हाल ही में। मुझे एक हिंदी पत्रकार ने उसकी खबर दी, मैंने रहमान से उसे शाये किया। तो दोस्तों उर्दू का मुस्तकबिल हम इस तरह से भी देखते हैं कि आप चाहे किसी भी ज़बान में लिखें, और मैं बहुत जल्दी ही दीगर ज़बानों में वो आ जाता है। और ख़ास तौर पे मैं अनवर साहब से कुछ दिन जिक्र कर रहा था कि अनवर साहब के जो अफसाने हैं और जो उसमें ज़बान ख़ास तौर पे जो इस्तेमाल की गई है वो बड़ी कन्वे होती है, बड़ी बहुत अच्छी तरह से रिसीव होती है। तो इस तरफ भी आपको बिल्कुल तवज्जो देना चाहिए कि
हिंदी के जो एक बड़ा ऑडियंस है उस तक जो बड़े हल्का है उस तक भी ये पहुंचना चाहिए। बहुत जल्दी ये तर्जुमा करके ये किताब भी आनी चाहिए। हिंदी में हो चुका है ये, अच्छा पब्लिश होना बाकी है। जी हाँ जी हाँ, तो बहुत जल्दी हिंदी में भी आएगी और ज़रूर इस पर एक तरह का इजाफा ही होगा और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी किताब भी आएगी। देखिए जैसे हम मैंने अपनी बात में शुरुआत में कहा कि ये किताब 10-15 साल पहले आना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ 10-15 साल नहीं और पहले, ये अब्बा के ज़माने से ये उनके साथ उठते बैठते हैं और साफ़ी भी रह चुके हैं और फिल्म में भी काफ़ी डायलॉग्स वगैरह मुकालमे लिखते हैं, तो बहुत अच्छे मुकालमे लिखने आते हैं। आपने भी सुने होंगे मुकालमे कितने अच्छे थे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं, छोटी सी उसमें बात पूरी काफी सीरियल्स भी लिखे हैं आप। जी बिल्कुल। तो मुझे रामानंद सागर के यहाँ रहे हैं ये। तो इनको पहले अपनी किताब यानी अफसानों पे काम करना चाहिए था, लेकिन अब वो उनको लगता है कि उनका वक्त कम है इसलिए उन्होंने अफसानचों पे काम किया। बहुत लेट आया तो जल्दी उन्होंने मजबूआ ले आया। जैसे हम सबको ही शिकायत है कि आप अफसाने क्यों नहीं लिखते हैं, आप अफसाने बहुत ले सकते हैं, मुख्तसर तरीन अफसाने लिख रहे हैं, जिसको लोग अफसानचे कहते हैं। अफसानचे तो ठीक है, लेकिन इनके उतने अफसानचे नहीं होते हैं, इनके मुख्तसर तरीन अफसाने ही होते हैं, जैसे आपने सुना, और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कम लफ्ज़ों में बात कहते हैं। आप जो कहते हैं कि नावल लिखना चाहिए, अनवर मिर्ज़ा नावल नहीं लिख सकते। उसकी सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि ना बहुत कम लफ्ज़ों में अपनी बात करना जानते हैं और वो कोशिश भी उनकी यही होती है और शौरी तौर पे आ जाता है उनका कि बहुत कम लफ्ज़ों में अपनी बात पूरी कर देते हैं, जो नावल के लिए शायद नुकसानदेह है। नावल में तो फैलाव चाहिए होता है और अनवर मिर्ज़ा उतना फैला नहीं पाते। जैसा अभी उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अपने आसपास की माहौल की बात नहीं करते हैं, ये तारीफ पर छोड़ देते हैं, तो ये हम जुमलों में ही सब कुछ बता देते हैं, तो हम खुद समझ जाते हैं किरदार ने क्या पहना है, किरदार कहाँ बैठा हुआ है, किरदार किससे बात कर रहा है। तो वो एक अच्छा उनकी खासियत है। और जो मैंने मजमूआ मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत जल्दी बहुत सी बातें आप तक पहुंचा देते हैं, बहुत मुख्तसर तरीन अफसानों के ज़रिए। लेकिन हमें चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो अफसाने लिखे, क्योंकि मैंने उनके अफसाने भी पढ़े हैं और इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा असर है उनके अफसाने। ये भी अच्छे लगे हैं जो हमने सुने, लेकिन ज़्यादा अच्छे अफसाने लिखते हैं। तो उम्मीद करेंगे हम जल्दी उनका कोई अफसाना मजमूआ भी आएगा जिसके पे भी हम यहाँ बैठ के बात करेंगे। तो इस किताब के लिए तो अनवर हमारे मेरे चाचा लगते हैं, तो अनवर चाचा को मुबारकबाद कि वो उन्होंने किताब लिखी और आज हम इस पर बात करेंगे मौजूद। आई थिंक चूँकि हमारा ये मिला जुला सेशन है और इसमें हम एक ओपिनियन पर दूसरे ओपिनियन को रख सकते हैं और एक बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने जब ये कहा कि अनवर मिर्ज़ा को नावल लिखना चाहिए, तब मैंने ये कहा था कि वो अपनी इस पोटेंशियल को दरियाफ्त कर। बिल्कुल हम कभी इस बात की पेशेंटगोई नहीं कर सकते कि इसके अंदर कौन सा कैसा टैलेंट है। और मैंने मिसाल दी कि वो लोग जो 60-65 साल तक सिर्फ शायरी करते रहे, वो एकाएक नॉवल निगार बन जाते हैं। तो और इनका तो फिक्शन का एक्सपीरियंस है, ये फिक्शन निगारों के साथ रहे, फिक्शन लिखते रहे, तो इनके लिए वो इतना मुश्किल नहीं है। और रही बात जहाँ तक इख्तिसार की बात है, तो इस फॉर्मेट का डिमांड ही इख्तिसार है, लेकिन जब वो उसको बैठकर एक्सपैंड करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टी हो सकती नहीं। जैसे मैंने जो काफी रहमान अब्बास काफी सही बात एक मिनट में बात करूँ सॉरी मैं कहता हूँ कि मैंने पेशन गोई नहीं की। मैंने किताब पढ़ने के बाद जो तासुर मुझे आया, और खाली किताब पढ़ने के बाद नहीं, इनके अफसाने पढ़ने के बाद, ये तो मुख्तसर तरीन अफसाने है ना, मैंने अफसाने भी पढ़े हैं, तो उसके बाद मेरा जो तासुर बना है कि इनके लिए नॉवल लिखना बहुत मुश्किल है। ये मेरा असल में ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी बात ठीक नहीं लगती मुझे भी। मुझे ये लगता है क्योंकि जिस वक्त वो नावल लिखना शुरू करेंगे तब अपने इस जो इनकी ये जो खूबी है, ये जो कुव्वत है कि चीज़ों को मतलब समेट लेते हैं कम लफ्ज़ों में, वो किस तरीके से उसको डिस्कवर करते हैं। असल बात तो यही है कि जब तक आप स्विमिंग पूल में कूदेंगे नहीं तब तक तो पता नहीं चलेगा ना कि आप डूबते हैं या तक, और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। और 100% ज़्यादा कंफर्ट जोन अदब तो देता नहीं है कि अगर मेरे लिए अगर ये चीज़ सहूलत है तो मैं इसको अच्छे तरीके से बयान कर दूँ, ये तो है नहीं। थोड़ा सा अगर आपको भी थोड़ी दिक्कत होती है तो वो शायद उसके क्रिएटिव पोटेंशियल के लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से कि ये आपका आपके कप की चाय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस तरीके से उसको फैला रहे हैं। तो वो जो एक्सरसाइज है कि जब आपकी जो सलाहियत है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समेटती है, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो आपको फैलाने के लिए उकसाना है, तो ऐसी सूरत में आप क्या चीज़ सामने आती है। तो जाहिर है ये जो तजुर्बा है ये अपने आप में जो है एक अच्छा तजुर्बा होगा, क्योंकि जनरली तो लोग तो ये है कि भैया एक फॉर्मेट मिल गया और फॉर्मेट में जो है चीज़ों को मतलब समेटते चले गए। तो मुझे लगता है कि इवन अनवर मिर्ज़ा ने लिखना चाहिए नाम, लेकिन मुझे दिक्कत सिर्फ अफसानचा निगारों से ये होती है
कि जैसे अभी शादाब ये कह रहे थे कि उनके पास टाइम कम होता है, इसलिए लगता है कि जबकि अफसानचे जो है वो कम टाइम में या कम स्पेस में लिखे जाने वाली चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, जैसे गजल नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली, मैंने कहीं पढ़ा था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में किसी ने कहा कि आप तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप तकरीर जो है ना आपकी बहुत लंबी हो, तवील हो। आप तकरीर जो है ना अगर उसको थोड़ा सा वो कर लें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि छोटी तकरीर करने का मेरे पास टाइम नहीं है। जो है ना, जो आपको तकरीर जब छोटी करनी होगी ना तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप ये नहीं कि अगर आपको 2 लाइन का अफसाना लिखना है तो जितना तवील अफसाना लिखने के लिए 2 लाइन लिखने के लिए जितना टाइम लगता है तो उतने कम टाइम में आपने जनरली अफसानचा के जो सिंफ है, उसका जो फॉर्म है, उसकी जो लुटिया डूब रही है ना, वो लोगों ने ये समझ लिया कि एक डायलॉग या कोटेबल कोट अगर आपने बना दिया, एक अक़वाल ज़रनी लिख दी या कोई एक अच्छा ख्याल लिख दिया तो वो अफसानचा हो गया। तो मुझे यही बात लगती है कि जब तक एक अफसानचे को अगर उसको डिकोड करें और एक तवील अफसाने की तरीका से नहीं बनता है तो फिर वो अफसानचा ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है, बिल्कुल कॉम्प्रेस हो जाता है, लेकिन होता हुआ एक्चुअली अफसाना ही है। उसमें वो सारी चीज़ें जो अफसाने की अज़ाय तरकीब होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मतन में मौजूद होती है, लेकिन गैर मौजूदगी होती है। ये मुझे मेरा ख्याल है अनवर भाई ने जो ये अफसाने लिखे हैं, तहरीर की है, वो इतने अच्छे और इतने कॉम्पैक्ट हैं कि आज जो अफसानों की होड़, और क्या वो भी बन चुका है, शायद अफसानों का कोई फोरम भी बना हुआ है, तो क्या बना हुआ है इंटरनेशनल। हाँ, तो लेकिन मुझे लगा ये जो अफसानचे अभी उन्होंने पढ़े वो भी मुझे तो बहुत ज्यादा गैर मामूली नहीं लगे। नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अनवर मिर्जा, वो कोई ऐसे मतलब हाँ लिखे हैं, लेकिन मतलब लिखते लिखते ही अच्छा होता है हाँ, ना। बिल्कुल होना चाहिए, मगर मुझे लगता है अनवर मिर्जा की जो सलाहियतें हैं, उनके पास जो तजुर्बे की जो झोली है, वो तजुर्बे की झोली जो है वो जो शादाब है या वसीम अकील है, उनकी तजुर्बे की झोली से ज्यादा सरवतमंद है। उनके पास बहुत सारा मैटर इतनी सारा उन्होंने जिंदगी जी है। जैसे कि गुलजार साहब है, गुलजार साहब अगर अफसाना लिखते हैं आज, या जावेद सिद्दीकी अफसाना लिखते हैं, तो उनके पास, हालांकि उन्होंने भी अफसाने बहुत बाद में लिखने शुरू किए, लेकिन उनके अफसाने के अंदर उनका जो तजुर्बा है वो कहीं ना कहीं उस अफसानों में झलकता है, यहाँ भी झलकता है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं झलकता, क्योंकि अफसाने का फॉर्म जो है ना वो छुपाने का फॉर्म है, वो दिखाने का फॉर्म नहीं है, तो अनकही का फॉर्म है। तो जहाँ पे उनको अपने जो एक्सपीरियंस है और ये जो उन्होंने अफसाने लिखे हैं, वो उस तरीके से उनके तजुर्बे को जो है ना, ये अफसाने जो है वसीम अकील शाह के नाम से भी आ सकते हैं। मतलब मैं कोई उसको वो नहीं कर रहा हूँ, वसीम अकील शाह या शादाब के नाम पर भी आ सकते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात पे मैंने जब इनके अफसाने पढ़े तो मुझे मतलब अनवर मिर्जा की किताब है, अनवर मिर्जा दोस्त हैं, और कई अफसाने वाकई कई अफसाने अच्छे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनवर मिर्जा की जो जितना मैं मिला हूँ और जितनी उनसे बात की, उनके पास जो तजुर्बा है और उनके पास जो जुबान है उसका जितना अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। अफसाने में मतलब है वो ये है कि आप तलवार से प्याज काट रहे हैं, तो आपको अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने अफसाने लिखना चाहिए, ये मेरी अपनी बात। हाँ, एटलीस्ट अफसाना। और तुमने जहाँ तक ज़खामत की बात की थी, मुझे लगता है ज़खामत कोई चीज़ नहीं है, ज़खामत कोई मानी नहीं रखती। I mean, अगर एक नावल 1000 सफ़ों का है, ज़रूरी नहीं कि वो नावल हो या अच्छा नावल हो, मतलब ज़खामत डजंट मेक एनी सेंस। आई मीन ओल्ड मैन एंड सी मुख्तसर नावल है, हमारे यहाँ वो दस्ते दे दामा क्या नाम है, मुख्तसर नावल है, लेकिन क़यामत ख़ैज़ नावल है, एक चादर मैली सी है, एक चादर है ना, मैली। बिल्कुल। तो नावल मतलब ये जो वर्बोसिटी है, यानी अल्फाज का ज़्यादा फैलाव है, वो किसी चीज़ को नावल नहीं बनाता। मतलब बहुत सारे लोग जो नावल लिख रहे हैं वो मतलब 200-250 पेजेस से 75 की वो नावल नहीं होता है। जनाब सदर आई मीन हर चीज़ जो एक मिनट रुके, हर चीज़ जो कहानी के डायमेंशन में छपे या शॉर्ट स्टोरी का एक्सपेंशन हो, वो नावल नहीं बनता है। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि इनके यहाँ जो पोटेंशियल है, जो 3 कहानियाँ भी सुनाई, मैं असलम से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, किसी सतह पर गैर मामूली कहानियाँ नहीं, या वो ऐसी कहानियाँ नहीं जिसको हम बहुत जिसमें डिस्कस करें, लेकिन देखो उनमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें जुज़ियात की खोज नज़र आती है, उसमें किरदार नज़र आता है, उसमें मकालमा नज़र आता है, इन चीज़ों को बहुत पोटेंशियल है। फिर उसमें एक तरह का सोशियो पॉलिटिकल मैसेज नज़र आता है, हालांकि मैसेजिंग नॉवल के लिए और किसी भी फॉर्मेट के लिए जहर है, पॉइजनस टू डिलीवर अ मैसेज कि अच्छा इंसान क्या है, ये सब ये फिक्शन के आर्ट में ये तो जहर है। बावजूद इसके
चूंकि इनका फिक्शन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, फिक्शन निगारों के साथ इन्होंने जिंदगी किया, इनके बहुत सारे वाकयात जानते हैं। कभी कभी फिक्शन निगारों ने, जब मैं सलाम भाई के और अनवर कमर और अनवर खान के जो और नाथ के जो वाकयात बयान कर रहा था, कोई इन लोगों के वाकयात कोई उठा ले तो फिक्शन बन सकता है, उसमें बला की तख्लीकियत है। तो मुझे लगता है कि ही शुड डू एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट विद हिज ओन टैलेंट। कादरी साहब आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप दोनों जो उनको मशवरे दे रहे हैं, अफसाने लिखिए। नहीं, हम तो उनको मशवरा हरगिज़ नहीं दे रहे हैं। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा, आप अफसाने लिखिए क्या, और दो तीन किताबें आपकी आएंगी तो उससे आप इंतखाब बहुत बेहतर कर सकेंगे। यही लोग उसको मतलब उसमें से बहुत अच्छे अफसाने बहुत जबरदस्त बात आप कही। एक उसको पकड़िए, मतलब एक सिंह है उसको पकड़िए, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। मुझे तो बहुत अच्छे लगे अफसाने क्या बहर के। तो आप अपना काम कीजिए यार, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत ठीक है। इन लोगों के हिसाब से मेयार पे शायद ना, ये लोग तरह चूंकि हाई लेवल के लोग हैं। नहीं, आप अपने तौर पर लिखिए, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छा किया आपने। सांचे बहुत मेरी राय ऐसी अलग मुझे बहुत थी पसंद जो आया। आपको अच्छी लगे तो 100%, और आपकी बात भी सही है क्योंकि आपको ऐसा लगा, आपने बहुत ईमानदारी से बात की, मुझे ऐसा लगा इसलिए आपको मैंने बात कही है। मैं ये बात भी नहीं बोल रहा हूँ। इधर जो इतने लिखे जा रहे हैं, इतनी फैशन हो गई, ईमानदारी का तस्वुर है ना, काफी इनफरादी तस्वुर सही है। इतना लिखा जा रहा है, अफसान के इतने लिखे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब यार डर लगने लगा है। इधर तो ये वकार की तारीफ और अफसाने से ज्यादा दोनों अफसानचों की एक साथ किताबें चलते आती रहते हैं। हैं, एक हिट में। इधर पिछले 5 साल में अच्छा। अफसानों से ज्यादा अफसानचों की किताब आ गई, हाँ। और ऐसे ऐसे लोग का है जिनका कभी हमने नाम नहीं सुना था। वो असल में सुनाने के यही लिए तो वो बात है। किताब आती है। मैं वो लोग मतलब अचानक एक ये जो है, ये जो फोरम बने और इंटरनेशनल अफसानचा एकेडमी बन गई मालेगांव में, और वो रौनक कमाल ने वहाँ दुर्ग में बना दिया, वो 3 रोजा जो है मुझे लगता है सेमिनार कि किया। ये सारी आजादियों का इस्तेमाल करना है, हर तरह की आजादी का एहतराम करना है। लोग जहाँ खुश हों, कोई एक फॉर्म बनाता है अफसाना, कोई एक सत्री। मुझे तो कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं होगा, कल एक ऐसा ग्रुप आएगा जो बोलेगा हम एक लफ्ज का अफसाना लिखेंगे, सो इट्स वेरी कॉमन। लेकिन हमें उस आजादी का भी एहतराम करना है। एक लफ्ज की तनकीद भी हो सकती है, बकवास हो गए। सो हर तरह का लिटरेचर है, एवरीथिंग इज अ फ्रीडम। मैं रहमान की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरी अपनी राय मैं तो एक बार ढूंढ रहा था जिससे मैं उससे इत्तेफाक करूं। चेंज कर दे। इसकी किताब तो देखो। चले प्लीज, सॉरी। नहीं, खैर आलिया बात से। सो रहमान ने कहा कि भाई मुझे तो अनवर मिर्ज़ा के मैंने जो शुरुआत के 8 से 10 अफसाने इसमें पढ़े हैं, उसमें जो सोशो पॉलिटिकल मैसेज जो अनवर मिर्ज़ा लाते हैं, या जो हम कहें यूनिवर्सल कदरों को जिस तरह से अनवर साहब ने लिखा, मुझे वो बड़ा अपील किया है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह का एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट रहमान ने दिया कि किसी भी फनी बारे को यानी इस तरह का सोशो पॉलिटिकल मैसेज जहर है, तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। खैर, लेकिन रहमान की अपनी वो राय है, लेकिन मुझे ये उसका इनके अफसानों का वो एक बड़ा गुण है। नहीं, इसमें भी ये विचारधारा का मतलब होता है, मतलब आप किस विचारधारा से लिटरेचर को देखते हैं। यू नो, अदब का मकसद मुख्तार बहुत हार्डकोर लेफ्ट विंग जनवादी मूवमेंट, जनवादी मूवमेंट से आता है, हाँ, तो जनवादी उसके लेखक लिए से ना। सोशियो पॉलिटिकल मैसेजिंग या असल रिस्ट्रक्चरिंग में वो भी, सोसाइटी असल में अगर हम ये बात भी करें, अगर इस बात पर अगर हम ओपन डिस्कशन करें कि अगर जो रहमान ने खुद लिखे कि उसमें सोशल पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, Exactly. बिल्कुल है ना, वो ये बात कहना नहीं चाह रहे। मतलब इसका ये कि आप है ना अफसाना लिखिए, साबुन मत बेचिए। जो अफसाना लिखने के लिए आप जब सोशल पॉलिटिकल में आप जब साबुन बेचने लग जाते हैं ना, तो हमें वो चीज जो है ना, मतलब उस पर उसका एतराज था। वो ये बात भी आप overlapping वो इस नहीं बात होना को चाहिए। वो मीन नहीं करते हैं, वो ये बात नहीं नहीं, कह मैं रहे। समझता हूँ कि यानी बिल्कुल मैसेज, मतलब बगैर मैसेज की कोई तकलीफ नहीं। एक ना कोई ना आपका एक आपको ओपिनियन होता है, लेकिन वो ओपिनियन क्रिएटिविटी में कैसे ढलता है, आई थिंक तब वो चीजें मानी खास करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हमारा जो हार्डकोर तरक्की पसंदी से जो ऑब्जेक्शन रहा है, वो यही रहा है। जब आप नारेबाजी पर उतर आए सोशल जस्टिस के नाम पे, तब वो लिटरेचर नहीं बनता है। और उसको इतना ज्यादा छुपाना कि जिसको बाद में वारिस अलवी ने बताया कि वो शेर में मानी नहीं थे, उसके हलक में उंगली डाल के मानी निकाल रहा था, जो फारूकी साहब कर रहे थे। तो इतना ज्यादा छुपाने की भी अदब में जरूरत नहीं। अदब शुड बी वेरी ओपन, जितनी ओपन हमारी जिंदगी मुमकिन है।
हाँ, दरअसल बहस बहुत अच्छी चल रही है अनवर मिर्ज़ा साहब के अफसानों पर, अफसानचों पर या मिनी अफसानों पर, जो भी कह लें। ये किताब बर वक्त आई है, बहुत अच्छे वक्त पर आई है। दरअसल एक रेला जो है बाहर आ रहा है नावलों का, और ये बहुत अच्छी बात भी है उर्दू अदब के लिए और ख़ासतौर से फिक्शन के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में ये जो अफसानचे कहे, अभी क्या नाम दिया जाएगा वो तो सब तय कर लेंगे। यहाँ पर यह दिया गया मुख्तसर अफसाने ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें बहुत से अफसाने इतने बेहतरीन हैं और ऐसा तासुर छोड़ते हैं कि वो अनमिट हो जाता है। जैसे जो किताब का उन्वान है शामे गरीबा या गरीबा ही, तो वो जो अफसाना है वो अफसाना मतलब इन्होंने तो अनवर मिर्ज़ा साहब ने अपना एक अफसाना पसंदीदा यहाँ सुनाया, लेकिन शामे गरीबा बहुत अच्छा अफसाना है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि उसमें जो किरदारों के नाम हैं तो डायरेक्ट हमको करबला से जोड़ देते हैं। करबला में जो तकालीफ, परेशानियाँ, जो भूख का एहसास रहा उन लोगों को, तो इसमें भी अली असगर हैं, सकीना हैं, सैयदा बी हैं। तो वो अफसाना जो मिनी अफसाना या अफसाना जो है बहुत मुतासिरकुन है। 2 लाइन में अफसाना अफसाना नहीं वो अफसाना अनवर भाई आप आखिर में पढ़ दीजिए। हाँ, वाकई मुझे वो अफसाना इतना बेहतरीन, यानी बेहतरीन अफसानों में जब इंतखाब होगा तो वो बेहतरीन अफसानों में। हाँ, तो मैं वकार साहब से ही गुजारिश करूँगा कि उस अफसाने को बड़े आखिर में पेश करें ताकि वो एक महफूज भी हो जाए और आपका गम भी मुंतज़िर हो। जी 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 जी। एक अफसाना इनका और भी बहुत अच्छा है, वो अफसाना जिसमें एक अफसानचा निगार जो है थाना जाता है या पुलिस चौकी जाता है और वहाँ अपनी रिपोर्ट जो है तो दर्ज करवाना चाहता है कि भाई मुझको अपनी रिपोर्ट जो है तो दर्ज करनी है। तो वहाँ जो सवाल जवाब है जो मकालमे है तो वो बहुत अपनी मिसालात, यानी पुलिस का जो रवैया होता है, पुलिस वाले जो है किस अंदाज में आम इंसान से या अफसाना निगार से या अदीब से किस तरीके से पेश आते हैं, तो उसकी अक्कासी बहुत अच्छे अंदाज में की गई है। अब उसमें ज़मीर का जो लफ्ज़ है ज़मीर, तो एक किरदार का नाम आ गया वहाँ पर जिसका कत्ल हुआ है। तो बोले भाई ज़मीर का कातिल कौन है? ये अफसाना निगार है। आखिर में मतलब जो उगदा खुलता है ज़मीर का कातिल जो है तो ये अफसाना निगार है, जबकि वो वहाँ पर अपनी वो पेश करने के लिए गया था कि मेरा अफसाना चोरी कर लिया गया। तो बोले अफसानचा मतलब क्या उसकी वैल्यू क्या है? तो बोले वैल्यू कुछ नहीं है। तो फिर बोले मतलब क्यों? तो ये जो चीज़ है तो एक अच्छा ऐसा होता है बिल्कुल, यानी जिस तरीके से हम लोगों के साथ में या आम इंसान के साथ में या जो अदीब और शायर है या जो अफसानचा निगार है उसके साथ में ये बिहेव जब किया जाता है, बर्ताव किया जाता है ऐसा, तो वो एक अक्स भी सामने आता है कि किस तरीके से यहाँ पर उलझा दिया जाता है आम लोगों को। तो ऐसे अफसाने मतलब कई हैं। और बाकायदा जैसे सादिक का जो हवाला दिया गया, एक सच्चा और जो इंसान रहता है तो उसको सादिक कहते हैं, तो वहाँ वो जो है तो रमज़ान का हवाला देकर मतलब ज़्यादा पैसा वसूल कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी यह है कि कहीं ना कहीं वो ज़मीर की आवाज़ से मुतासिर होकर वो पैसे लौटाता है। तो ये जो चीज़ें हैं और ऐसे कई अफसाने हैं जहाँ अभी वक्त बहुत कम है। ये उस हिसाब से सबसे पहले तो मुबारकबाद अनवर मिर्ज़ा साहब को है। हाँ, और ये शादाब ने बहुत अच्छा शुरू किया है। जब लोग कहते हैं वक्त होता तो और बात करते, तो ये कहता है वक्त बहुत है। बहुत है नहीं वो अपनी यूट्यूब के नहीं आप क्या अभी तो बहुत है, बहुत कुछ कहना है। नहीं बहुत कुछ कहना भी है। अभी तो हम घंटा भर बात नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ये कहे कि भाई मुझको भी बोलना था यार, आप लोग आप ही बोल रहे हैं, तो ये ना हो। ये ना हो। वाह वाह, शुक्रिया। तो ये जो चीज़ें हैं तो दौरे हाजरा के हिसाब से बेहतरीन मतलब बयानिया जो है, बयानिया मुख्तसर भी हो सकता है, जहाँ उसको फैलाया जाए तो नावल की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है।
असल जो अदब का जो मामला है वो ये है कि भाई आपका वो तासुर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने जो तख्लीक किया है वो छोटे पैमाने पे है, बड़े पैमाने पे है, नावल पे है। जैसे भी रहमान अब्बास साहब के नावल का मामला आया, थोड़ा सा बात भी चली, हंसी मजाक भी हुई, तो एक तासुर छोड़ता है, तो वो नावल की बात है। लेकिन वही ऐसे तासुर जो है तो हमारे अनवर मिर्ज़ा साहब के कई अफसानों में जो है वो तासुर मौजूद है, जो तादेर जो है कारी के जहन पे नक्श होता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, अब कई अफसाने हैं, ज़रा वो किताब दीजिए मुझको। मैं उसको दिए बगैर बोले नहीं, दिए बगैर ही बोलूँगा मैं। दरअसल मैं नाम उम्र का जो तकाजा है ना, ज़रा भी वो भी किताब उम्र का जो तकाजा है तो भूलने की आदत भी आएगी ना, वो भी आनी चाहिए। हाँ, फहरिस्त ही देखूंगा मैं, सिर्फ फहरिस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ फहरिस्त हाँ। तो इसमें जैसे मामला है शाम गरीबा का मैंने हवाला दिया। जंगल बुक जो है, जंगल बुक मौजूदा हालात का जो मुतकाज़ी एक अफसाना है छोटा सा, कि भाई वहाँ बाप और बेटा और जो मतलब उनके जो मकाल में है वो भी बहुत अच्छे हैं। ये जो चीज़ें हैं मकाल में बहुत अच्छे हैं। मकाल में जो है, क्योंकि मकाल में निगाह रह चुके हैं जी, काफी मुकालमों में बात कहने का उनका खास एक करीना है, काफी अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। उस हिसाब से हिजरत बहुत अच्छा अफसाना है। और बाप जो है, बाप जो अफसाना है वो भी मतलब काबिल तारीफ़ है। अब बाकी जो है बात के लिए रखते हैं। जैसे रहमान अब्बास ने कहा कि मसाला ख़त्म हो गया है, तो मसाला भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बाद में। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये बात बड़ी ज़हन में आई है जी। जब मैं, हालांकि मैंने तो सारे अफसाने नहीं पढ़े, कुछ यहाँ वहाँ से मैंने देखे, लेकिन एक बात मुझे लगती है कि इससे थोड़ा सा बचना चाहिए कि नाम जो आप रखेंगे, जैसे सादिक है तो सच्चा होगा, है ना, ये मतलब, क्योंकि आज हम जो है ना, ये पुराने मतलब है ना, जब तमसील में जो है बात होती थी, एक का नाम अकल है, एक का नाम दानिश है, तो अगर ड्रामों में भी होता दानिश जिसका नाम है तो वो बड़ा समझदार होगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आज हम जो है, ज़माना इतना पेचीदा हुआ है, अब ज़माना वन डायमेंशनल नहीं रहा है, तो हमें जो है कहीं ना कहीं जो है ना, जो पेचीदगी और तहदारियाँ हमारी अपनी ज़िंदगी में जो दराई हैं, तो उसका जो है अक्स जो है वो सीधे से आपने एक का नाम ज़मीर रख दिया तो उससे बात बनेगी नहीं, वो बात जो है ना वो अकैरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। वो कहीं ना कहीं बात खुल जाती है पहले ही, ज़मीर नाम आते ही हमको ध्यान में आया था कि अब अफसाने लगा कि बात हुई तो उसके ज़मीर का जो वजूदी जो हम बात कर, ये बात मुझे अभी आपने जब कहा, फिर मैंने सादिक का भी, तो ये इस लिहाज से मुझे अभी मैंने पहले से ये बात सोचा नहीं अच्छा, ओल्ड स्कूल की जो रिवायत है वो एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज की आप तारीफ कर रहे थे असल में वो ऐप है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये उन्होंने तारीफ के लिए उस लिहाज से नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे बात की, मैं कंटेंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ सिंबलिज्म, जैसे ज़मीर है, ज़मीर जिसका अगर नाम है तो उसका ये लेकिन इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट याद है। एक, जो वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, वाकई में ऐसा हुआ था। शमीम अब्बास की एक स्कूटर थी जिसको बजिद अब्दुल्ला कमाल ने चलाने की कोशिश की। शमीम भाई ने उनको बहुत रोका, तू मत चला, लोग सांता क्रूज पे चल रहे और सिग्नल से पहले ठोक दिया। अब इत्तेफाक से वहां पर एक सरदार पुलिस खड़ा था, वो लेकर इनको पुलिस स्टेशन चला और जो एसपी था वो सरदार, तो शमीम अब्बास और अब्दुल्ला कमाल जख्मी हो गए थे। अंदर लेकर गया पुलिस ने, ये लोग साहब एक्सीडेंट कर दिया, ठोक दिया, ये ऐसा है। तो अब्दुल्ला कमाल ने शमीम अब्बास से कहा तू रुक, मैं बात कर। तो बोला साहब, बोले चुप बैठ, तुम एक्सीडेंट की बात मत करो। तो बोले नहीं, मैं बात करेगा, मैं कवि है। तो बोले कवि होके बाइक चलाता है? तो ऐसा होता है। तो अफसान वो सीरियस ऑब्जेक्शन इसलिए है कि मैंने पिछले 2-3 साल में ये महसूस किया है कि उर्दू का जो अकेडमिया है, यानी जो लोग उर्दू में यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी करते हैं, मेरी नज़र में ये वो क्लास है जिसका काफ़ी महदूद मुताला होता है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत जल्दी किसी भी तरह की गुमराहियों को फैलाते हैं।
इनके पास फंड होता है तो ये सेमिनार कर देते हैं और उस सेमिनार में और अपनी तरह के दूसरे उसी क्लास के लोगों को पढ़ाते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सब फिर यही कहते हैं कि हाँ ऐसा है। जैसे नॉवेल का रेला आया, अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो जरूर फिक्शन पढ़ते हैं, फिक्शन जानते हैं, वो जानते हैं आपके मुल्क में उर्दू में नॉवेल लिखने वाले कितने हैं जिन्होंने अपने आप को नॉवेलिस्ट के तौर पे प्रूफ करवाया है, जिनको वो एक रिकॉग्निशन बिल्डअप है। मुझे ये बताइए, इस साल अब हम हैं नवंबर में, साल खत्म होने आया है, आपके जो एस्टैब्लिश राइटर्स हैं इस मुल्क के, उनमें से किसका नॉवेल? ये सवाल अच्छा है। नहीं, मैं ये बात करूं, पहली बात तो आप अपनी बात कहने के लिए उनकी बात का कंधा का सहारा ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने इस तरीके से कही नहीं, पहली बात रेला जो आया है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा रेगिस्तान था, नावल लिखे नहीं जा रहे। इस दौरान में क्योंकि जब देखो अंधेरे में जो है ना, जब एक मोमबत्ती भी जलती है ना तो हजारों सूरज की रोशनी देती है। जिस वक्त पर नावल लिखे नहीं जा रहे थे उस वक्त पर उन्होंने ऐसा हुआ, हमारे बॉम्बे में ही 3 नावल निगार है ना यार, जहां 3 नावल निगार है और काफी उन्होंने अपने तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करवाया है ना। तो ऐसे वक्त में जब बॉम्बे में नावल नहीं लिखे जा रहे थे, एक सुरेंद्र प्रकाश का एक नावल था, एक अली इमाम नकवी का नावल था, पिछले तकरीबन 20-25 साल में अनवर खान ने एक नावल लिखा था। इतने सारे के बाद में अली इमाम नकवी के 2 नावल, अनवर खान का एक नावल और सुरेंद्र प्रकाश का फसान आधा 3 नावल और वो तो उन्होंने खुद ही ने डिसोन कर दिया था। नहीं, डिसोन नहीं किया, वो डिसोन छपा था, छपने के बाद डिसोन किया। उन्होंने ये बात मुझसे कही, उन्होंने डिसोन किया। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, इतने साल की तारीख में 1970 से लेके अब तक मैं ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने जो बात नहीं, मैं उनको मुझे बात नहीं कहा, मैंने बोला उन्होंने जिस लहजे जिस तरीके से कही, जिस बात का जो मुझे समझ में, उन्होंने ये बात कही कि एक ऐसे वक्त में जब हमारे यहाँ बॉम्बे में भी ऐसे नावल नहीं लिखे जा रहे थे, अभी आज की तारीख में हर जगह पे नावल लिखे जा रहे हैं। उस लिहाज से उन्होंने कोई ऐसे बात नहीं की। तो आपने जो एकेडमिया की बात की, वो सारी बातों को मैं एग्री कर, वो बिल्कुल सही बात है। उसने कोई मैंने खुद कहा कि वो डफर थे सारे, तो उसमें लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, उनकी बात आप अपनी बात कहिए, उनकी बात के कंधा मत का सहारा मत लीजिए। लेकिन बात जो होती है, राही साहब जो है वकार, राही साहब का नाम आता है तो वकार की भी आता है। राही साहब की एक किताब है जो ऑलमोस्ट आई थिंक उनकी इब्तदाई किताबों में से एक है, बात से बात चल। तो ख्याल से ख्याल डेवलप होता है या ख्याल से ख्याल आपके जहन में आता है। बात से बात चलिए। लफ्ज रेला चूंकि अकेडमिया ने बार बार इस्तेमाल किया है नॉवेल के लिए, इसलिए वो मेरे जहन में इमीडिएटली बात आई। ये लफ्ज जो इनकी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाया, 5 साल पहले किसी की वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं था। मैंने यही कहा कि वोकैबुलरी कैसे डेवलप करता है इंटेलिजेंस। और पहली बात है, नावल के बारे में इधर कितने सारे लोग हैं बोलते हैं, किसमें कितना हौसला है। हम हमारे एकेडमिया में देख लें इस पूरी बात में कौन लोग हैं, कितना पढ़ा है। सो चूंकि वोकैबुलरी के साथ इंटेलिजेंस से खेलते हैं, उसको काउंटर करना जरूरी नहीं है। ये लफ्ज वहां से आता है, लेकिन मैंने आपको मिसाल ये दी, बहस वो भी नहीं है। और अगर तुम्हें ये लगता है तो मैं तुम्हारी तरफ से, अरे वो नहीं, वो है नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसकी तसल्ली भी तो जरूरी है। आई नो इट। बात क्या है सलाम भाई, साल भर में ना अशरफ भाई का नॉवेल आया है, ना खालिद का नॉवेल पिछले साल आया, अब्दुल समद का नॉवेल आया है, अब्दुल समद का नॉवेल पिछले साल आया। नहीं, ये सब गया सिस्टम मैंने नहीं पढ़ा, तो एक नॉवेल अब्दुल समद का आया, नहीं पढ़ा तो आप गिनती भी नहीं, शुमार में करेंगे। नहीं, उनके नॉवेल तवातुर से आपने नहीं पढ़ा, फिर भी करना चाहिए। कशकोल तक का मैंने पढ़ा, और उनका एक नॉवेल आपको नहीं पता होगा, अंग्रेजी में भी तर्जुमा होगा। उनका नॉवेल, एक नॉवेल अब्दुल समद का, ज़का मशहदी का नॉवेल भी पिछले साल का है। कहने का मतलब ये कि आपके पास वाकई नॉवेल लिखा नहीं किया है, सच ये। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि नॉवेल जो होता है, आप फर्ज कर लो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की एक बच्ची ने नॉवेल लिखा है, एक आदमी जो 15 साल पहले रिटायर हो गया है, जिसने अदब में कभी कुछ नहीं लिखा, उसने नॉवेल एक नॉवेल और आया, शब्बीर अहमद का भी नया नॉवेल आया, हुजूरामा, वही साल नहीं, हुजूरामा के बाद जो है वो भी पिछले साल का, नहीं ये साल नहीं, इस साल का है, इस साल उसका सेकंड एडिशन है। नहीं, फर्स्ट एक ही साल में क्या हो जाता है, अगर वो नवंबर में आया है
और जनवरी में आ गया क्या फर्ज फर्क? कर लो मगर कि- ये तो फर्ज कर लो कि एक अब्दुल समद का, एक शब्बीर का, और सब लोग एक 2-3 एक जो खालिद बहुत ही का, कम एक है। खालिद का पकड़ हो सकता है, वो इस साल के जेल में छपा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जबान जो इतनी रियासतों में बोली जाती है, उसके प्रोमिनेंट राइटर्स के पास 5 नॉवेल नहीं है पूरे साल भर में। आप कहते हैं नॉवेल का रेला है, और सिर्फ अंग्रेजी में सिर्फ एक कंट्री में 22,000 नॉवेल छपे। नहीं, अंग्रेजी से तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सडनली जो है ना, ये कहते ना, ये गुमराह रेला- करता है। रेला- रहमान का रेला- रहमान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, सही है कि रेला लफ्ज जो है ना, रेला तो हमें तो रेला लगेगा ना। कौन कह रहा है वो आसानी का हम करबला के मैदान में खड़े अरे हैं, भाई। 4 बूंदी पानी आ जाए तो हमें लगता है अरे रेला आ गया, सैलाब आ गया। हमको तो क्योंकि हम तो पढ़ने के करबला में लिए खड़े हैं ना। लेकिन असलम वो ये लफ्ज वही लोग कह रहे हैं ना जो सदर शोभा है, या उनकी अपनी, हम जानते हैं वो क्या पढ़ते हैं और क्या उनका अपना क्या वो तो सब ऐसी पहलूबाजी करते हैं, हम तो उनको नॉवेल निकाल ही नहीं मांगते। बल्कि हम कहाँ उनके सेमिनारों को जाके सुनते हैं या अटेंड करते हैं। तो जो बोलते हैं बोलने दो, उसमें क्या है? हाँ, उनके कहने से कोई फर्क नहीं हम पड़ता। और जो बोलते हैं बोलने दो, उनकी क्या बात है, जो है वो तो अपनी अरे आदत है। रेला भी एक पॉजिटिव भी लो ना, मामला- अच्छी बात है, मामले उसको को देख के समेटा और जाए। नॉवेल लेकर आ रहे हैं ना, मामले को समेटा जाए, समेटने के लिए बात पॉजिटिव ये है सेंस में ले लीजिए रहने हाँ, को। मैं काट रहा हूँ। इनको समझ अच्छा, मेरा ख्याल है अभी सलाम भाई काफी देर से चुप बैठे, हाँ, अभी हमने सलाम भाई को भी शरीक करना अब ये चाहिए। सलाम भाई समेटना बिजुका के जैसे ये खड़े समेटना हैं। ऐसा तो दरअसल मामला जो है ना, जैसे हम सलाम भाई को पढ़ते आए हैं, इनसे पहले के जो नाकिदीन हैं उनको पढ़ते आए हैं, बाकर मेहदी से लेके जो भी है सब, सही सही। तो वो बाकायदा एक डिकेट का हवाला देते थे, बाकायदा एक जो है दहाई, दूसरी दहाई, तीसरी दहाई, चौथी दहाई, ये सब मतलब इस तरीके से किया जाता था। तो ये मामले को जो है ना, जब हम देखेंगे 2 दहाइयों में, 3 दहाइयों में, तो पूरा जब पता चलेगा तो नावल बहुत अच्छे और लिखे गए, मुझे तो अभी भी रेला ही बहुत लगता अच्छे है। लिखे मैं उस समय गए। अगर एक साल में 5 नावल भी अगर आ बहुत जाए, बड़ी बात है उर्दू के बड़ी लिए। उर्दू में, क्योंकि ना हमारे एक जमाने में पूरी उर्दू अफसाने की नावल पे जब मजमून लिखा जाता था, 5 नावल से ज्यादा हम आगे बढ़ते नहीं थे। वो भी कुर्रतुन हैदर हमारी इज्जत रख लेती थी कि यार उन्होंने लिखा था, एक राजेंद्र सिंह बेदी थे, वहां से उदास नस्ल नाम से, अब मतलब इन्हें टेढ़ी लकीर थी। ऐसे कुछ गिनती के जो नावल थे वो थे। अब की आज की तारीख में जो 70 के बाद की नस्लें, सलाम भाई की नस्ल की जाने के बाद में वाकई एक सैलाब तो आया है यार। ये चाहे मानना खालिद पड़ेगा जावेद इस बात हो, को। चाहे सैयद मोहम्मद अशरफ हो, इन लोगों ने तो कर उसके बाद वाली जनरेशन में और मतलब नए जोश, नई कुव्वत के साथ आई, उन्होंने काफी नावल लिखे। हो सकता है अब ये और चीजें बढ़ेगी इस पूरी बात में। वो जी, अच्छे हैं जी। बुरे बात वक्त तय करेगा ना वो। हाँ हाँ, बात तो और क्या रहती बुरे कि नावल भी जो है ना, अभी हाँ। जदीदियों ने इतने सारे बुरे अफसाने लिखे, लेकिन वो बेकार नहीं गए ना, वो कहीं ना कहीं बाद में तो वो कच्चा माल बनते अच्छे अफसाने लिखने के। तो तजुर्बा तो कोई भी चीज जो है वो नहीं होता। अब सलाम भाई की तरफ जाए, सलाम भाई। वो दे दे। मैं तो माइक जी 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 इरशाद। मैं पकड़ता हूँ। थोड़ा ऊपर पकड़ना पड़ेगा मार्क में। तो ये- सलाम भाई, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा। आप सीधा के बोलो। वे आवाज़ जो है मेरी बिल्कुल कमज़ोर है और आवाज़ निकल नहीं रही है, और जो तकरीर करने का मौका आता है तो और ज़्यादा दब जाती है। वह अफसानचे की बात चल रही थी। अफसानचे जब लिखे गए थे शुरू में, मतलब 70 के बाद अफसानचे लिखे जा रहे थे और खूब लिखे जा रहे थे। तो जलगांव से एक किताब छपी, शोलापुर से किताब छपी अफसानचे की। तो उसका मुझे लिखने के लिए कहा, रशीद कासमी की अफसानों पर लिखने के लिए कहा। तो मैंने उसके अफसानों पर लिखा, और मैंने ये भी लिखा कि ये अफसानचे जो हैं कुकर मुत्तों की तरह फैले हुए। तो कुकर मुत्ते लफ्ज़ जो है वो बहुत नाकारा गुजरा सबको, कुकर मुत्ते कहा है उन्होंने। हाँ, तो सही, गलत नहीं है, सब सही कहा। अच्छा, कुकर मुत्ते जो है वो तो कहीं भी मतलब फैलते ना हो, राइट। तो वो उस तरीके से फैल गए और उसका असर जो है वो ज़्यादा असर नहीं होता, मुतासिर नहीं करते। इस तरीके से मैंने ये बात कही थी। अफसानचे जो है उसके बाद में तो खैर अफसानचों पर बहुत कुछ लिखा गया है, लिख रहे हैं लोग, लेकिन अब भी अफसानचे जो हैं अब संभल रहे हैं अफसानचा। लेकिन अफसानचे इससे पहले जो है खाली तजर्बे होते थे उसमें। वो हमारे एक इंतकाल हो गया उनका, जोगेंद्र साहब। उन्होंने और ये क्या नाम, वो जो और है छत्तीसगढ़ का, कौन छत्तीसगढ़ का, रौनक जमाल, ये इन्होंने ज़्यादा ख़राब किया इन्होंने। ये पूरी लोग ही खराब। हाँ, पूरी इस तरीके से नावल का तो शायद इंतकाल हो गया ना। उससे खराब लिखने वाला तो नहीं कहा, ऐसा थी कि नहीं कहा जाए ना।
हाँ नहीं उनके अफसानचों का भी हो गया होगा। हाँ तो सही है। नहीं उसने उसने अच्छा दोनों उसने तर्जुमा किया कि मालूम है अफसानची बच्चों के अफसानची। तो घर पे एक बार मेरा फाल अफसानची अतफाल, तो मैंने कहा कि भाई अफसानची अतफाल में क्या फ़र्क है बताइए। तो मुझे इसमें है ना बच्चा है ना, अरे बच्चा तो किसी में भी हो सकता है ना, अफसानची में बच्चा हो सकता है, तो अफसानची में बच्चा है तो उसका अफसानचा हो गया बंदा बाईस अतफाल हो गया। तो मैंने नहीं साहब देखिए पढ़िए, मुझे दिया उसने 10 अफसानचे, मैंने पढ़ा नहीं। तो कहने का मतलब ये कि तजुर्बे होते रहते हैं और बातें भी होती रहती हैं। आदमी जो है वो हमारे शऊर की रोज़ जो है जो हम सोचते हैं, जो हमारे तजुर्बे हैं और तजुर्बे की रोशनी के अंदर हमको आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। अफसानचे जहाँ तक इसके अनवर मिर्ज़ा के अफसानचे का ताल्लुक़ है, अफसानचे तो पढ़े मैंने, लेकिन इनका अफसाना जब मैंने पढ़ा पहली बार तो खैर उन्होंने जब घर पे लाया था पढ़ा था मैंने, उस वक्त तो अफसाना याद नहीं क्या था, लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने अफसाना लिखा, बस में अफसाना में जो अफसाना आया तो हैरान रह गया। इतना अच्छा उसका कॉम्पैक्ट अफसाना था कि मुकाल में ज़्यादा थे, बीवी और शौहर के दरमियान की जो मोहब्बत थी और उसका जो उनके आपस में जो इख्तलाफात थे, इख्तलाफात को भी उस तरीके से बयान किया था और उसकी मोहब्बत को भी बयान किया था, लेकिन कहीं भी इशारा नहीं दिया था, सिर्फ डायलॉग से ज़रिए समझ में आता था। और डायलॉग के बारे में कहा ना आप लोगों ने, बहुत सही बात कही कि डायलॉग में बात को कैसे हो और मंजर निगारी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मंजर निगारी पर तवज्जो देना ज़रूरी भी नहीं है, अगर डायलॉग में बात हो जाती है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं क्या है उसको। तो अच्छा इनके अफसानचे जो है वो पढ़े, मैंने पढ़े नहीं अभी, लेकिन जब ये जो सुना मैंने आप लोगों ने जो पढ़े अफसानचे, वाकई बहुत अच्छे अफसानचे हैं और खूब लिखा है उन्होंने। और अफसानचा जो है वो जैसे उसको अफसाने को कहा गया था, कुल जो है वो चावल के दाने पे कुल लिखा जाता है तो अफसाना होता है। तो असल में अफसानचे के लिए होना चाहिए, अफसाने के लिए इतना मुख्तसर हो और इतना कारामद हो और इतना मुतासर हो कि आदमी हैरान रह जाए। ऐसे अफसानचे चुन कर निकालने चाहिए। अफसानचे तो बहुत लिखे जा रहे हैं, बहुत लिखे जा रहे हैं, जो जी में आए लिखते हैं। इतने दिवाचे में बस वो किताबें आती थी दिवाचे लिखने के लिए। एक साहब ने भेजा, ये अपना सर है वो शोलापुर वाला साइड के, मैंने दिवाचा लिखा, दिवाचा लिखना चाहता हूँ। मैंने अफसानचे पढ़े उनके, मैंने यार ये क्या अफसानचे। एक अफसानचा है उसमें बेटे ने बाप से, बेटे और बाप का तनाज़ा हुआ और बाप ने बेटे पर हाथ उठाया और बेटे ने हाथ पकड़ लिया, अफसाना हो गया। मैंने ये अफसाना कैसे हो गया? अहमद लोगों ने इस सिंध को इख्तियार किया, ये इस सिंध के लिए नुकसानदेह। वही ना, तो खैर उसको नुकसान दे तो खुद भुगतते हैं सब लोग, इस्लामी अदब का भी वो तो है ही नहीं, कचरा अदब है, वो तो भुगतते हैं जो लोग सिर्फ के नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो खुद भुगतते हैं बाद में। हाँ सही बात। उनको ज़्यादा डिमांड नहीं करता, वो थोड़ा सा एक सेमिनार वगैरह होते हैं और कुछ इस तरीके से मिलजुल कर काम कर लेते हो, रिसाला निकाल लेंगे, रिसाला अपना सेमिनार कर लेंगे, उसको कर लेते हैं, लेकिन उससे बात बनती नहीं ना। बात तो बनती है आपकी क्रिएटिविटी से, आपके पास क्रिएटिविटी कितनी है और क्रिएटिविटी में जो है वो बात होनी चाहिए कि जो तख्लीक की पायदार इतनी हो कि उसको मतलब हालात उसको उखाड़ न सके, उसको नुकसान न पहुंचा सके। तो ये इस तरीके से अफसानचे जो है लिखे जा रहे हैं, अभी बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं। और अच्छा इन्होंने एक काम ये किया, अफसानचा का वो अफसाना निगार के नाम से फोरम कायम कर दिया और वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। और वो बेशुमार उसमें अफसाने अच्छा अफसाना है, अच्छे लिखने वाले भी हैं, अच्छे अफसाने चाहते हैं। और उसको इतना कंट्रोल किया है इन्होंने, हेडमास्टर की तरह कंट्रोल करते हैं उसको, मास्टर भी बना रखा है। हाँ नहीं मतलब जो आता है नहीं आता है नोट करते हैं रोजाना उसको।
इनका अनवर मिर्जा ने जो अफसाना फोरम है इनका, उसका मस्टर भी बना के रखा है। जैसे साजिद भाई का एक रजिस्टर था ना, खत किसने नहीं लिखा। तो इस तरीके से था मेरा से में बस ज़्यादा बात नहीं, बहुत है मुबारक आपको अनवर भाई, सलाम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। सलाम था। बहस सुनी है तो मैं सुन रही थी सबको, और जाहिर है आप लोग ज़्यादा अरसे से अदबी दुनिया में हैं और एक दूसरे के साथ मुकालमा भी करते रहे हैं, तो मेरे लिए नई बातें थी, तो मैं सुन रही थी। बहरहाल अनवर मिर्ज़ा साहब ने मुझे किताब शायद 15 अक्टूबर को दी थी, जब हम मीरा रोड में थे, और मैंने उसी रात उसमें से कई कहानियाँ पढ़ी। तो कहानियाँ ऑफ कोर्स मुतासिर करती हैं। जो बात जिसने मुझे मुतासिर किया वो ये है कि आप मुख्तसर लफ्ज़ों में काफ़ी गहरी बात कहते हैं जिसकी गहराई हमें समझनी है, लेकिन आप लफ्ज़ों का इंतखाब इसी तरह करते हैं कि वो हमें दावत दे कि हम उसको उसकी गहराई में उतरें या उसको वसी करें, उसके वसी माने तलाश करें। और मुख्तसर सी कहानी में आप एक बड़ा मसला, सियासी हो, माशी हो, समाजी हो, उसको ले आते हैं, समो देते हैं। जैसे कूज़े में आपने दरिया समो दिया। ज़ुबान बहुत अच्छी है और रवायती अंदाज़ नहीं है मुकालमों का, थोड़ा दिलचस्प अंदाज़ है, लेकिन आपकी हर कहानी अच्छी तरह एंड होती है। इट्स ऑल इज़ वेल, है ना, कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जो बहुत सही नहीं लगती मुझे कि भाई सादिक के बेटे ने कहा कि आपने झूठ बोला और सादिक फ़ौरन ईमान ले आए और पैसे वापस कर दी। ज़िंदगी ऐसी नहीं है, ज़िंदगी बहुत अनफेयर है, और माहिर नफ्सियात होने की वजह हो सकती है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, लेकिन कहानी में आप एक उम्मीद दे देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मगर ऐसा होता नहीं है। या फिर दूसरी कहानी जिसमें वो सामान लेके आया तो उसने कहा मैं वो मुसलमान की दुकान का सामान नहीं लूँगा, मैं तो तुम्हारी दुकान का लूँगा, क्योंकि वो सामान लेके आया था। तो इतनी सूरत से उसका ईमान बदल जाए, जो कोविड में परेशान रहा और सामान नहीं ले रहा था, और एक सूरत एक लम्हे में उसने वो चेंज आ गया। ये मुश्किल से इस पर यकीन आता है। फिल्मों तो का हिसाब है ना, फिल्मों में हैप्पी एंडिंग वो लिखते आए हैं तो यहाँ भी लिख रहे हैं। तो मैं एक अगर वो कहानी वहाँ एंड होती कि वो सामान लाया और उसने कहा मैं इब्राहिम, और वहाँ उसके बाद आपको नहीं मालूम, हम सोचते पढ़ने वाले कि क्या उसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, क्या उसके सामान लाने ने उसके अंदर कोई इंतशार बर्पा किया, क्योंकि हमारे अंदर बर्पा बहुत करता। अच्छी बात। असल में मुझे लग रहा है कि ये यहाँ इस पॉइंट पर जब उसने लेकर बहुत बहुत सही बात बहुत कही अच्छी बात, आपने, वाकई बहुत कि अगर कहानी वहाँ पे खत्म हो जाती तो हमें सोचने का अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी जो तरबियत हुई है कि उसका तो लेना नहीं है। अब उस आदमी ने एक पॉजिटिव एंगल दिया, तो हम आपने जो है सारी चीजें जो है 2 और 2 4 हो गई है, आपने दे दिया। आप पूरा उसको बहुत फेरी टेल की तरह कंप्लीट कर देते हैं। जैसे सादिक के बेटे ने कहा कि अगर झूठ बोलने से रोज़ा नहीं टूटता तो पानी पीने से भी नहीं टूटेगा, और सादिक चौंक गया बस, और हमारे सीने में खंजर उतर जाएगा कि अब सादिक क्या करेगा। मुझे लगा कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जी, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं हाँ, ये बहुत अच्छी बात, जैसे बहुत अच्छी एक छोटा सा अफसानचा मैं सुनाती हूँ। दूध वाला जब दरवाजे पे आया तो अम्मी ने या सासू माँ ने बेटे से कहा बेटा पूछ लो मुसलमान है या नहीं। तो बहू जो बराबर में खड़ी थी उसने कहा नहीं अम्मी, पूछना ये चाहिए कि भैंस मुसलमान है या नहीं, और अम्मी चौंक पड़ी, ख़त्म। तो मैं तो हर अफसाने और कहानी और नावल से तवक्का रखती हूँ कि वो पढ़ने वाले को बेताब कर दे, बेचैन कर दे, मुंतशिर कर दे, उसकी नींद उड़ा दे, उसको सोचने पे मजबूर करे, उसका सोच वसी होता जाए, वो नई नई जहतें तलाश करे। तो मेरे लिए कहानी बहुत उम्दा है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप में बेपनाह सलाहियत है, आप ज़ुबान पर ऐसा खूबसूरत वो करते हैं, ज़ुबान के साथ सलूक, और मैं ज़ुबान की आशिक हूँ, मैं ज़ुबान पढ़ाती हूँ, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत अच्छी बहुत- बातें की आपने, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। और मैं हालांकि अफसाना उन्होंने जो सुनाया वो तो
नहीं, वो ठीक तो है। वहाँ मतलब वो ठीक तो है। लतीफ़ा ही था, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो लेकिन अफसाना है और खूबसूरत जो सोचने पे मजबूर करता है ऐसा उस तरीके का नहीं था। हाँ, वो भी मतलब- एक एंड दे देता है, वो भी वही काम कर रहा है जो एक्चुअली हाँ लेकिन कर रहे थे। लेकिन नहीं, वो अफसाना ये भी हो सकता था कि फिर अम्मी मिसाल लाजवाब, दे दीजिए हाँ कि वो- हाँ नहीं, मुझे नहीं, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ, उन्होंने बात बहुत अच्छी, खासतौर पे इनके अफसाने के हवाले से जो बातें कही दोनों जगहों पे, अब वो जो बिल्कुल जहाँ सही पे है, एंड वो करना इसलिए था। कि वो जो क्राफ्टिंग मैसेजिंग होती है वो नुकसान पहुंचाती है क्रिएटिविटी असल को, यही मैंने में कहा। असल में जो बच्चों के लिए जब आप बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें लिखते हैं, तो बच्चों के जब आप बच्चों का साहित्य लिखते हैं तो उसमें जो है आपकी कोशिश ये होती है कि एक कहीं ना कहीं एक मैसेज आ जाए, कहीं ना कहीं बच्चों की तरबियत में जो है, तो शायद हो सकता है ये असर रहा होगा इस पूरी चीज़ का। वरना वाकई सही बात है, मैंने भी जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे नहीं लगा कि ये कहानी Yes, बहुत यहाँ पर एंड होकर जो है Yes, ना yes. बामानी बन सकती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे बामानी बनाया। बहुत ही जरूरी बात जिसको हम लोग शायद नहीं कह पा रहे थे, आपने बहुत सलीके बहुत से सही वो बात बहुत सही Correct, बहुत correct, सही correct। हालांकि अफसाना खराब सुना है। हमने नहीं बोला। अफसाना मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था। नहीं, अच्छी बात। हाँ वो वो आगे तजुर्बा हो गया ना एक। वो आगे आगे भी है, लेकिन मुझे लगा वो वहीं पर ख़त्म होना चाहिए। वो आगे भी है कि फिर अम्मी को समझ में आता है कि भैंस का मज़हब नहीं तो दूध तो हम भैंस का ही पीते हैं, इस तरह की कुछ बातें थी। हाँ हाँ, पूरा एक्सप्लेनेशन था। और जुजियात निगारी या तफसील या माहौल की अक्कासी वगैरह से आप इज्तनाब करते हैं, लेकिन उसकी कहीं कमी महसूस नहीं होती, बहुत सही वो बात। बहुत निकल के आ जाता है कहानी में। वाह। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, और ये मैं यही कह रहा हूँ बहुत कि आगे इसको जाएं। आप बड़े कैनवस पर असल में यही बात, असल में जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात कह रही, वही बात जो है रहमान कह रहे थे, वही बात जो है शादाब कह रहे थे कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं ना, वो उसका जो है ना, ये मोमेंटो नहीं है, ये उसकी ट्रॉफी नहीं है जो आपका मजमुआ है, ये आपकी सलाहियतों का एक ट्रॉफी नहीं है, आपकी सलाहियतें जो है ना उससे कहीं ज़्यादा है। ये उसकी तो इसको आपको synopsis- एक्सप्लोर ये करना synopsis लगते हैं, चाहिए, ये इसको आपको synopsis। एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा जो है ना कंफर्ट जोन से निकालना चाहिए। सॉरी मैं बोलने लग गया, आप बोलिए। नहीं नहीं, सही है। मतलब मैं इसकी तायद करूँगी कि एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। हम वाकई एक्सप्लोर किए बगैर, रिस्क उठाए बगैर नहीं जान सकते कि हमारे अंदर कितनी सलाहियतें हैं या नहीं हैं, तो एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। मैंने तो बहुत लेट लिखना शुरू किया और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 16 कहानियाँ लिखी होंगी जो अभी किताब वगैरह नहीं आई, लेकिन मैं नावल लिखने लगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। रेला आ रहा है। I disagree still. Still there is no रेला। आप लिखिए। आप उसका हाँ, एक नावल अगर देखना, वो एक नावल के अंदर पूरा रेला रहेगा, मुनीरा सूती का नावल है वो। आप इसकी बातों पे मत- यही टाइटल लिखते रहिए आप, छोड़ो। क्या डिस्करेज कर रहे हैं? डिस्करेज करने की बात मैं encourage कर रहा हूँ मैं। ये टाइटल भी बहुत अच्छा encourage कर रहे हैं, है। वो उनका encourage मेरा करने का encouragement तरीका तो है। लोग discourage होते बात है, वो लेकिन मैं encourage कर रहा हूँ। उनका encourage करने का तरीका ऐसा होता है। अच्छा। तो आप ठीक है, go ahead। नहीं आप मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली हैप्पी। Really, आई बी द really। फर्स्ट पर्सन टू बाय एंड रीड इट। हाँ, बहुत इंशाल्लाह। अच्छी बात है। चलो अभी एक तो आखिरी- हाँ, मतलब मैं तो बहुत पीछे हूँ आपसे लिखने के मामले में, लेकिन मैंने मेरे जहन में जो कुछ था, मैंने कहा मैं शुरू तो करूँ, देखती हूँ कहानी मुझे कहाँ ले जाती है। पोटेंशियल है, हमने आपकी कहानी सुनी तो मैंने शुरू किया और बहुत अब potential बहुत है भाई। संभल नहीं रहा है, इतनी वो हो रही है, तह दर तह चली जा रही। तो आप जरूर मैं आखिरी सवाल के सारी नेक ख्वाहिशात के साथ। तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस किताब के बहाने हम सब सलाम साहब के साथ हमको बैठने और बातें करने का मौका मिला। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी वजह से इतने लोग एक साथ जमा हुए। नहीं ये तो आपकी मोहब्बत है और सलाम साहब, और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की। रहमान साहब ने, कासिम नदीम साहब ने, और तुमने शायद अभी कुछ इशारा ख्याल नहीं किया। बीच में उन्होंने कर लिया। नहीं, तुम कुछ बोलना अभी। असलम साहब ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, मुख्तार साहब ने, कादरी साहब, मुनीरा जी ने मेरी कहानियों से मुतालिक
कुछ बहुत अच्छी बातें मुझे बताएं, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। और मैं हो सकता है मेरा अगला अफसानों का मजमुआ या मुख्तसर अफसानों का मजमुआ शायद उसी अंदाज के मुख्तसर अफसानों पर मुश्तमिल होगा। और मैं अफसानचे या मुख्तसर कहानियाँ लिखना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक तरह से एकदम जैसे बोलते ना कि यार बड़ी मेहनत से कहानी लिखी हो, बहुत पापड़ बेले, ये किया वो किया। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अफसानचे इसलिए लिखता हूँ, इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है या मैं अफसाने नहीं लिख सकता या नावल नहीं लिख सकता। मैंने अफसाने भी लिखे हैं और अब तक 5 अफसाने लिखे हैं और मैं बड़े मोहतात होकर अफसाने लिखता हूँ। मुझे अपने अफसानों की तादाद बढ़ाने के लिए नहीं लिखता हूँ कि 10 लिख दिए, 15 लिख दिए और लो भाई अब 15 अफसाने हो गए, फौरन किताब छापो और एकेडमी से अवार्ड लो। तो जब मुझे स्ट्राइक करता है, तो जब कोई थॉट मुझे स्ट्राइक करता है तो वो अपने आप या तो अफसाना होता है या अफसानचा। उसके लिए मुझे कोई शौरी कोशिश नहीं करना पड़ती है और मैं उसके साथ खींचतान नहीं करता हूँ कि यार ये थॉट आया अब मैं इसको अफसानचा बनाऊंगा या ये थॉट आया अब मैं इसको अफसाना बनाऊंगा। जो भी थॉट आता है वो नेचुरल होता है और मेरे अफसानों में मुकालमे ज़्यादा होते हैं या अफसानचों में। उसकी वजह ये है कि जब कोई थॉट मेरे जहन में स्ट्राइक करता है तो बनी बनी कहानी मुझे स्ट्राइक करती है और किरदार मुकालमे इसलिए बोलने लगते हैं कि जब कोई भी ख्याल स्ट्राइक करता है तो मेरे सामने फिल्म चलने लगती है और मेरे किरदार आपस में बात करने लगते हैं। मैं बात नहीं करता हूँ, वो बात किरदार करते हैं और मैं बस लिखता चला जाता हूँ। इसने क्या बोला, बाप ने क्या बोला, बेटे ने क्या बोला। और वो क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे पास बने बनाए आते हैं, इसीलिए ज़्यादातर मैं डायलॉग के साथ ये नहीं लिखता हूँ कि ये किसने बोला। सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि ये बाप बोल रहा है कि बेटा बोल रहा है। तो इसलिए मैं लिखता हूँ और वक्त आया तो मैं नावल भी ज़रूर लिखूंगा। बस ये है कि मुझे स्ट्राइक होना चाहिए और जब कोई थॉट स्ट्राइक करेगा तो मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं खुद कोशिश नहीं करता हूँ, वो अपने फॉर्मेट में खुद आता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। शाम गरीबा। भूखी प्यासी रोज़ादार सैयदा बी ने रवायती गैरत को मजबूरी के ताक पर रखा, खुद को काली चादर में लपेटा और पहुंच गई हैदरी मस्जिद। मगर शाम गरीबा की मजलिस ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ तकसीम किए जाने वाली यखनी पुलाव के पैकेट भी। करबला जैसे सैयदा बी की आंखों में उतर आई। वो मायूस लौटने ही वाली थी कि अचानक फरिश्ते जैसे मासूम एक बच्चे ने एक फूड पैकेट उनकी तरफ बढ़ाया। घर आकर सैयदा बी ने यखनी पुलाव का पैकेट अपनी बेटी सकीना को देते हुए कहा, लो सकीना, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए बचा कर लाई हूँ, तुम रोज़ा खोल लो, मैंने तो वहीं मस्जिद में खा लिया। अम्मा की बात पर सकीना को यकीन तो नहीं आया, मगर उसने पैकेट ले लिया। कुछ देर बाद उसका बेटा अली असगर घर आया तो सकीना बोली, ये यखनी पुलाव खा लो, तुम्हारी नानी लाई हैं, हम दोनों पहले ही खा चुके। अली असगर ने माँ से फूड पैकेट लिया। खुशी के बजाय उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो माँ का हाथ पकड़कर नानी सैयदा बी के पास चला गया। आज हम सब एक साथ रोज़ा खोलेंगे। कुछ देर पहले नानी को मस्जिद में देखकर अली असगर ने ही एक बच्चे के हाथ अपना ये फूड पैकेट उन्हें भिजवाया था। सबकी आंखें नम थीं। आसमां हैरान था कि किसकी अजमत को सलाम करे। बहुत बहुत प्यारी बहुत प्यारी कहानी। तुम सब शुक्रिया। मुख्तार साहब आप रस्म शुक्रिया अदा करें। वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शाम गरीबा इस किताब का टाइटल भी है और उन्वान भी है और इस जो अफसाना यहाँ पर पढ़ा।
ये अफसाना पढ़कर मुझे एक बात याद आती है कि जिस तरह से शायद जंग अहद का जो वाक़या है कि जंग के बाद में सारे ज़ख्मी पड़े हुए हैं और वो पानी के लिए ज़ख्मी पुकारते हैं कि पानी पानी, और मुश्क से जाके पानी पिलाया जाता। तो उसी दौरान दूसरा जो ज़ख्मी है वो पानी के लिए बुलाता है और वो पानी उसके लिए जाता है, फिर वो उसे लौटाता है। तो वो जो कुर्बानी का जज्बा है, तो उस तरह की इक़दार मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि इन्होंने कुछ जो कदरें चुनी हैं अपने अफसानों में, जैसे फ़िरका परस्ती है, नॉन वायलेंस की भी है शायद एक कहानी, फिर त्याग है, कुर्बानी है, तो बड़ी आला कदरों की भी अफसाने इन्होंने इसमें आए हैं। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और सलाम बिन रज़ाक साहब के घर हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं एक बार फिर अनवर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा और हम सब लोग चाहेंगे कि सलाम बिन रज़ाक साहब की सेहत बनी रहे और ज़रूर हम लोग आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया शादाब रशीद, वक़ार कादरी साहब और अनवर मिर्ज़ा साहब, आपने इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छी ये नशिस्त हुई। और इसी के साथ साथ मैं इसका इख्तिताम की ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।